नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो प्रीवियस ईयर 2018 में पूछे गए रेलवे ग्रुप डी के मैथ्स प्लस साइंस के न्यूमेरिकल हल कर रहे थे, उसमें से अब तक आपके 41 क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हो चुका है। ये पार्ट 42 है जिसमें अपन 31 अक्टूबर के प्रथम पार्ट में पूछे गए सवाल हल करेंगे। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हो। बाकी इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल 135 शिफ्ट की PDF फाइल है, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। तो पहला सवाल देखिएगा, दिया गया आरेख एक कक्षा में फुटबॉल, ये देखिए फुटबॉल का सर्किल है, हॉकी H हो गया, बास्केटबॉल B। तो वेन डायग्राम खेलने वाले छात्रों की संख्या दर्शाता है। अधिकतम 2 खेल पसंद करने वाले छात्रों की संख्या, अधिकतम 2 खेल है। इस जो भी यहाँ पर अधिकतम 2 खेल का क्या मतलब हुआ कि अधिक से अधिक 2 से कम कितने भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अब देखिए टोटल ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो अधिकतम 2 यानी 2 या फिर 2 से कम खेल खेलते हैं। इसमें 3 खेल खेलने वाले खिलाड़ी शामिल नहीं होंगे। तो मैं बताऊं 2 खेल खेलने वाले कितने खिलाड़ी हैं, ये आप देख रहे हो दोनों सर्किल का जो इंटरसेक्शन पार्ट है, इसमें ये फुटबॉल और ये बास्केटबॉल हो गया। तो 13 खिलाड़ी हैं जो ये 2 गेम खेलते हैं। इसी प्रकार ये 12 खिलाड़ी 2 खेलते हैं, ये 14 खिलाड़ी 2 खेलते हैं, 15 में तीनों खेलते हैं। तो 2 वाले लेते हैं अपन, 12 + 13 + 14 हो गया। इसमें आपको 15 का नहीं लेना क्योंकि दिया गया है अधिकतम 2 खेल। अब अधिकतम यानी अधिक से अधिक 2 खेल खेल सकते हैं, कम तो कितने भी खेल सकते हैं, यहाँ पर कोई ज़रूर नहीं। तो कम वाले सभी ले लीजिए। तो अधिकतम 2, कम वाले कितने हो गए, 2 से कम यानी 1 खेल खेलने वाले 9 खिलाड़ी + 12 खिलाड़ी + 20 खिलाड़ी, तो 12 + 20। तो इनको ऐड करेंगे तो टोटल 80 खिलाड़ी हो जाएंगे जो अधिकतम 2 खेल यानी 2 खेल और 1 खेल खेलने वाले खिलाड़ी हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन 80 जो कि 4 नंबर करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर 10x + 3y रेशियो 5x + 2y = 9:5 है। तो इसी प्रकार 2x + y रेशियो x + 2y कितना होगा। तो इसके लिए x और y की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर देते हैं इस रेशियो की सहायता से। तो 10x + 3y रेशियो का मतलब भाग देना है 5x + 2y, तो आपके बराबर में आ जाएगा 9:5 यानी 9/5। इसको आप वज्र गुणन यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 का 5 से 50x + 5 का 3 से 15y और बराबर में यहाँ पर 9 का 5 से ये हो जाएगा आपके 45x + 9 दूनी 18y। अब जो भी एक समान वेरिएबल है जैसे कि x का, वो एक साइड ले लीजिए और दूसरे वाला दूसरी साइड। तो यहाँ पर 50x इस साइड आएगा 45, तो -45x यानी आप कहेंगे 5x = 18y और यहाँ पर 15y आएगा तो -15y, तो 3y हो जाएगा। यहाँ से x और y का रेशियो कितना हो गया, 3/5 हो गया। यानी x की वैल्यू 3 रखनी है, y की 5 रखनी है इसमें। तो आप यदि x की वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे तो 2 × 3 + y की कितनी रखनी है, 5 रखनी है, तो 5 ये रेशियो हो जाएगा। x के स्थान पे वापस आप 3 + 2 × y के स्थान पे 5। इसको सॉल्व कीजिए, 3 दूनी 6 और 5 कितने हो गए आपके 11 रेशियो। और सबसे पहले गुणा करते हैं बोर्ड मास, 5 दूनी 10 और 3 13, 11 और 13 का अनुपात ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर एक इजी सवाल है, 2 संख्याओं का गुणनफल 0.432 है। यदि उनमें से एक संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो एक संख्या 1.6, दूसरी पता नहीं, मैंने x मान लिया। इनका गुणनफल सवाल में दे रखा है 0.432 है। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, गुणा में है, इस साइड आएगी तो ये भाग में चली जाएगी 1.6। अब आपको भाग तो आना ही चाहिए, जब दशमलव में है हटाना है, जैसे कि दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो हटाने के लिए मैं किससे गुणा करूँगा, 1000 से करूँगा। और इसको मैं नीचे भी 1000 से गुणा करूंगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो जैसे ही मैंने इसको 1000 से गुणा किया तो ये हो गए 432 हो गया। नीचे मैंने 1000 से कितना हो गया, तो दशमलव हटा तो 1 0 गया और 2 0 और आ जाएंगे, यानी 432/16। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.27 ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला सवाल यहाँ पर a और b किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। तो ये a + b कोई कार्य है वो 8 दिन में कर सकते हैं। b और c उसे ही 12 दिन में कर सकते हैं, b + c 12 दिन। और a b c एक साथ में ये तीनों करते हैं तो ये आपस में
6 दिन में एक साथ में कर सकते हैं। यहाँ पर ए और सी इसका दुगुना कार्य कितने दिन होता है। सबसे पहले देखते हैं कार्य है कितना, फिर दुगुना कर देंगे उस कार्य का। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, वही सेम मेथड। 8, 12 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, ये 12 दूनी 24। और अब देखिए 24 यूनिट यदि टोटल काम है 24 यूनिट। ए और बी 8 दिन में करते हैं ये 24 यूनिट। एक दिन में कितना करेंगे, 24 भाग आप करेंगे 8 तो 3 यूनिट करेंगे। इसी प्रकार बी और सी 12 दिन में करते हैं, 24 यूनिट काम करना है, एक दिन में इनको 2 यूनिट करना होगा। और ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट करेंगे, तो ये तीनों कर रहे हैं तो ज़्यादा है, 24 भाग 6 करेंगे तो ये आपकी 4 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए ए और सी पूछा किसका है, ए और सी, ए बी का दिया, बी सी का दिया है। ए और सी इसका दुगुना कार्य, ये कितना कार्य है, 24 यूनिट है, इसका दुगुना यानी यदि 48 यूनिट कार्य हो तो ए और सी कितने दिन में करेंगे। अब देखिए ए और सी की कार्य क्षमता निकालनी है, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल देता हूँ, ए की कार्य क्षमता। आपको ए प्लस बी प्लस सी की तो पता है कितना है, 4 यूनिट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 4 यूनिट करते हैं। यहाँ पर मैं सी की निकालूं तो ए प्लस बी की इसमें देखूंगा, ए प्लस बी कितने करते हैं, 3 यूनिट। अब एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 4 करते हैं और एक दिन में ए प्लस बी 3 करते हैं। तो ए प्लस बी 3 किया, तीनों ने मिलकर 4 किया, तो बचा हुआ एक किसने किया है, एक बचे हुए सी ने किया होगा। इसका मतलब सी की कार्य क्षमता कितनी हो गई, यहाँ से 1 हो गई। इसी प्रकार मैं निकाल दूँ ए की। अब ए की निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बी और सी का देखूंगा। बी और सी दोनों मिलकर करते हैं 2 यूनिट काम करते हैं। जब ए बी सी तीनों 4 कर देते हैं और बी और सी दोनों 2 कर देते हैं तो बचा हुआ 2 यूनिट, 4 कर दिया तीनों ने, बी और सी ने 2 कर दिया, तो बचा हुआ 2 किसने किया, बचा हुआ 2 ये ए ने किया है ना, बी और सी तो हो गया। अब ए करता है यहाँ से 2 यूनिट, तो सी 1 आ गया, ए की आ गई 2। अब ए और सी दोनों मिलेंगे तो कितना करेंगे, 3 यूनिट करेंगे। कार्य दुगुना है यानी 48 यूनिट काम है, कितने दिन में होगा, जब एक दिन में 3 यूनिट करते हैं तो 48 यूनिट काम करने के लिए 48 भाग आप क्या करेंगे, 3 करेंगे, तो ये आपके हो जाएगा 16 दिन में काम पूरा होगा जब डबल काम हो और एसी करें, ऑप्शन 2। अगला सवाल देखिएगा, एक बड़े त्रिभुज के तीनों शीर्ष से, अब देखिए एक बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पर सवाल इजी और जल्दी हो जाए तो एक ऐसा त्रिभुज ले लेता हूँ जिसमें समकोण त्रिभुज, जैसे कि ये आपके एक समकोण और समभुज त्रिभुज ले लिया मैंने। तो 3 यहाँ पर शीर्ष हो गए, 3 शीर्ष है तो ए मान लिया, बी और सी 3 शीर्ष हैं। ये 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार इन शीर्ष से अंकित किए जाते हैं। तो यहाँ से 3 छोटे त्रिभुज आपने ड्रॉ कर दिए, जैसे कि ए शीर्ष से ये मैंने कर दिया, तो ये मैंने 90 डिग्री कर दिया सुविधा के लिए। अब यहाँ पर क्योंकि ये इसमें एक और त्रिभुज कर दिया, ये 90 डिग्री, और फिर एक और कर दिया ये 90 डिग्री। तो 3 शीर्ष से मैंने 3 त्रिभुज यहाँ पर ड्रॉ किए। प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसके आसन बड़े त्रिभुज की भुजा की 2/5 है। तो मैं सुविधा के लिए क्या करता हूँ, आपको यहाँ पर पूछा क्या गया, 3 छोटे त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल से बड़े त्रिभुज का शेष भाग का क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है, तो मैं यहाँ पर भुजा ले लेता हूँ। ये समद्विबाहु त्रिभुज ले लिया मैंने, ये भुजा x है, ये भुजा भी मैंने x ले ली, और समकोण त्रिभुज है ताकि क्षेत्रफल ईजी हो जाए। तो ये दोनों भुजाएं x ले ली हैं, तो छोटे त्रिभुज की जो भुजा होगी ना, वो इसकी संगत जो भी भुजा है उसका 2/5 है। तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, तो 2/5x हो जाएगी, 2/5x हो जाएगी। इसी प्रकार ये भी हो जाएगी इसकी 2/5x, प्रत्येक भुजा दे रखा है इसमें, ओके। और यहाँ पर इन तीनों त्रिभुज की ये सभी भुजाएं हैं, 2/5x हो जाएगी, 2/5x, यानी इन तीनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो इक्वल रहेगा। अब आपको ज्ञात क्या करना है कि तीनों छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब तीनों छोटे त्रिभुज कैसे हैं, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है 2/5x और ऊंचाई भी 2/5x है। अब इनको आप कैलकुलेट करेंगे, 2 से 2 गया और यहाँ पर ये हो गया 2x² बटा 25, ये 2x² बटा 25। अब ये छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी प्रकार टोटल कितने छोटे त्रिभुज है, 3 है, एक का क्षेत्रफल इतना है, तो 3 के लिए मैं 3 का गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 6x² बटा
25 हो गए छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इन तीनों छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल से बड़े त्रिभुज का शेष भाग, आपको पता बड़े वाला त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABC बड़ा त्रिभुज है, उसका शेष भाग कौन सा, ये कवर हो गया। इतना तीन छोटे त्रिभुज का भाग है, इनको छोड़ के ये बचा हुआ आप भाग देख पा रहे हो, ये जो शेष भाग है इनका रेशियो निकालना। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है निकालता हूँ, उसमें से इन तीनों का माइनस करूंगा तो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, फिर अपन रेशियो निकाल लेंगे। अब ABC का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार क्या इसका x है, ऊंचाई भी x है, तो आप कहेंगे x स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया x स्क्वायर बट्टा 2 हो गया ABC का क्षेत्रफल। अब शेष भाग के क्षेत्रफल के लिए मैं क्या करता हूँ, x स्क्वायर बट्टा 2, इसमें से इन तीनों का माइनस कर देता हूँ, यानी 6x स्क्वायर बट्टा 25। एलसीएम आ गया आपके 50 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 2 भाग जाएगा तो 6 दूनी 12x स्क्वायर। तो ये 25x स्क्वायर और 12x स्क्वायर, तो 25 माइनस 12 13 हो गया, 13x स्क्वायर बट्टा 50। तो ये किसका है, शेष भाग का क्षेत्रफल इतना है। आपको ज्ञात क्या करना है, छोटे त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल ये आया, शेष भाग का क्षेत्रफल ये आया, इनका रेशियो तो निकालना है, रेशियो यानी इसमें भाग देंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका रेशियो 25 2 बार गया, 2 को इससे मैं गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर रेशियो 6x स्क्वायर, यानी 12x स्क्वायर बट्टा इस साइड कितना है 13x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 12 और 13 को रेशियो, ऑप्शन 1 करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, एक साइंस का सवाल है कि 8 kg भार वाली लोहे की गेंद और 3 kg भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद है 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती हैं, ये मान लेते हैं धरातल है, यहाँ से गिराई जाती है 2 गेंद हैं। अब देखिए भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर 20 मीटर की मान लेते हैं, यहाँ पर गेंदों की पूछा स्थिति क्या है, कौन सी राशि समान होगी। जैसे गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 12mv², स्थितिज ऊर्जा का वो mgh है, संवेग का द्रव्यमान गुणा वेग होता है। क्या आप इसमें क्या देख पा रहे हो, सभी में द्रव्यमान है, बिल्कुल है। और यहाँ पर गेंद के द्रव्यमान में क्या है, अंतर है 3 kg की 8 kg का। इसका मतलब ये जो राशियाँ हैं ये सभी में अलग अलग आएगी, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान पे डिपेंड करती हैं ये राशियाँ, तो द्रव्यमान तो इन दोनों का अलग अलग है। तो कौन सी राशि समान होगी, यहाँ पर तो किसी की समान नहीं होगी, अलग अलग फॉर्मूला है, और द्रव्यमान का आप एक मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल नहीं होगी राशियाँ। त्वरण की बात करूँ, त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन, वेग बटा समय। तो त्वरण क्या द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, तो नहीं करता है ना, इसलिए यहाँ पर गेंदों के भार से कोई मतलब नहीं रहेगा, दोनों की ऊंचाई समान है, एक स्थान पे आ जाएगी। जब एक आइडियल सिचुएशन हो और एयर प्रेशर नहीं हो, वहाँ पर वैक्यूम कह सकते हो, उस केस में दोनों ही एक साथ आएगी, समान स्थिति रहेगी, उसकी गुरुत्वीय त्वरण समान रहेगा। यहाँ पर त्वरण हो जाएगा जो कि द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं है, ऑप्शन 2 करेक्ट है, एक समान रहेगा। बाकी में ये द्रव्यमान पे डिपेंड है, अलग अलग फॉर्मूला होने की वजह से अलग अलग हो जाएगी उसकी वैल्यू भी। अगला सवाल देखिएगा, एक समुच्चय में 4 संख्याएं, इनमें से 3 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य, जैसे कि मैंने मान लिया ABCD संख्या हैं, 3 सबसे छोटी ये हो गई और 3 सबसे बड़ी, तो ये पीछे वाली सबसे बड़ी हो गई। तो 3 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य कितना हो गया 13, A + B + C, इनका माध्य, माध्य का मतलब एक संख्या की वैल्यू 19 है, तो तीनों की कितनी हो जाएगी 3 × 19। इसी प्रकार 3 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य आप कहेंगे बड़ी कौन सी, BCD हो गई, तो B + C + D, इनका माध्य है 21। 3 संख्या है तो 3 × 21 टोटल योग हो गया। पूछा क्या, आंकड़ों के समुच्चय का परास क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी आप क्या देख पा रहे हो, D है, सबसे छोटी A है, तो आपको D - A निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये समीकरण आप देख रहे हो, इसमें से यदि मैं ये माइनस कर दूँ, इसमें से ये माइनस कर दूँ, तो -A -B -C, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, B करेंगे, B से B हो जाएगा -0, C से C 0, रह क्या गया D - A तो रहा है, तो इसका मतलब क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, परासी तो ज्ञात करना है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या D - A ज्ञात करना है, जो कि इन दोनों के माइनस से आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 × 21 - 3 × 19 है, आंसर क्या आ गया 21 - 19, यानी 3 दूनी 6, ऑप्शन 2 करेक्ट। अगला सवाल देखिए कि x + y = 3 है, x + y की वैल्यू आपको दे रखी 3 और x y की वैल्यू दे रखी 2, x है ये छोटा है y से, x y से छोटा है, तो x³ - y³ की वैल्यू, यहाँ पे क्या देख पा रहे हो आप
कि बिल्कुल बेसिक से आप कर सकते हो। सवाल को देखते ही आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता हो जानी चाहिए। वैसे आप इसको करेंगे द्विघात समीकरण बनेगा यदि आप दो समीकरण हैं, दो वेरिएबल हैं, और यदि मैं डायरेक्ट इसको करने की अप्रोच करूं तो x प्लस वाई 3 हो रहे हैं। ऐसी कौन सी दो संख्या हैं योग 3 हो रही, सीधे दिमाग में आएगा 2 और 1 है। क्या 2 और 1 का गुणा वही संख्या है ना x और y, ये 2 हो रहा है इसका, बिल्कुल 2 और 1 का गुणा 2 हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या क्या है 2 और 1 होगी। और इसमें भी x और y आप अलग अलग पता कर सकते हो। वो कैसे कि x छोटा है y से, यानी छोटी संख्या क्या है वो x होगी क्योंकि y से छोटा है, तो छोटी संख्या 1 है, तो 1 आपके x बराबर 1 है, बची हुई y बराबर 2 हो जाएगी। तो इसकी सहायता से x का क्यूब कीजिए, 1 का क्यूब माइनस y का क्यूब 2 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 माइनस 2 का क्यूब 8, 1 माइनस 8 यानी -7 आपकी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि एक मंदिर में क्रमश, बहुत बार ये सवाल एग्जाम में रिपीट होता है, ग्रुप डी में भी लगभग प्रत्येक शिफ्ट में आपको देखने को मिला है। एक मंदिर में क्रमश है वो 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती थी। उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया गया। जैसे कि 6 बजे ये एक साथ बजी, उसके बाद दोबारा कब एक साथ बजेगी। तो दोबारा एक साथ बजने के लिए क्या है, एक ऐसा आपको समय देखना है जिसमें इन सभी का भाग चला जाए ताकि वो रिपीट हो जाए वहाँ पर। तो 12, 16, 24 और 36, तो एक ऐसा समय नहीं, इनका एलसीएम निकालना है, यानी सबसे छोटा है वो मल्टीपल कौन सा होगा, कॉमन मल्टीपल। तो जैसे कि इनका आप एलसीएम निकालेंगे, भाग विधि से आप निकाल सकते हो, वही आप 2 का भाग दीजिए इसी प्रकार, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 144। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो एलसीएम तो आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं, सभी को आपको ऐसे करना है और फिर 2 का भाग और उनको गुणा करना होता है। तो 144 एलसीएम आ गया। 144 क्या है, एक ऐसी संख्या मिल गई जिसमें 12 का भी भाग जा रहा है, 16 का भी, 24 का भी, 36 का भी, और ये एलसीएम इसलिए क्योंकि 144 सबसे छोटी संख्या है। इससे छोटी संख्या ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें इन सभी संख्याओं का पूरा भाग चला जाए। इससे बड़ी तो जरूर मिलेगी, 2 का गुणा कीजिए, 3 का गुणा कीजिए, तो उसके अंतराल में वो वापस घंटियां बजती रहेगी। 144 मिनट है, फिर 2 से गुणा कीजिए, उसके बाद उसको और आप 3 से कर दीजिए, तो ये अंतराल में ये बजती रहेगी 144 मिनट के अंतराल में। तो ये 144 मिनट बाद दोबारा एक साथ बजे, क्योंकि 144 में 12, 16, 24, 36 सभी का भाग जाता है। तो एलसीएम ही निकालना होता है सिंपल से। 144 मिनट में कितने घंटे हो गए, तो मैं क्या करता हूँ, ये 60 का भाग देंगे तो 2 घंटे और कुछ 24 मिनट हो जाएंगे, यानी 120 है और ये 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट बाद अभी 6 बजी हैं, तो ये 8 और 24 पे 8:24 AM पर सुबह दोबारा बजेगी यहाँ साथ में। नेक्स्ट वन यहाँ पर कि 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का रेशियो 6 और 5 था। ये है 6 वर्ष पहले का सीन कि साइना और सागर की आयु, मैं मान लेता हूँ ये 6 वर्ष पहले है ना, 6 वर्ष पहले ये आपके साइना और ये आपके सागर, तो इनका अनुपात है 6x मान लेता हूँ और ये 5x। रेशियो में 6 और 5 आ जाएगा। तो 6 वर्ष पहले साइना 6x की थी, सागर 5x का था, और इसलिए अगले 4 साल में उनकी आयु का अनुपात क्रमश 11 और 10 हो जाएगा वर्तमान में। तो ये 6 वर्ष पहले का है। अभी मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान के लिए मैं क्या करूंगा, 6 और ऐड कर दूंगा, पहले का था 6 ऐड करूंगा तो अभी का हो जाएगा। तो वर्तमान केस की बात करें तो 6 ऐड कर दीजिए, तो 6x प्लस 6 और 5x प्लस 6 हो गया। ये वर्तमान का सीन हो गया। अब ये पूछ रहा है अगले 4 साल में, तो 4 साल के लिए और आप 4 वर्ष ऐड करेंगे ना वर्तमान से, तो नेक्स्ट ये आपके 4 वर्ष के लिए, तो ये 4 वर्ष और ऐड किया तो 6x प्लस 4 करूँगा तो ये 10 हो जाएगा, 5x प्लस 10। अगले 4 वर्ष में ये रेशियो हो जाएगा। तो सवाल में दे रखा है अगले 4 वर्ष में उनके आयु का रेशियो 11 और 10 का, यानी 6x प्लस 10 बट्टा 5x प्लस 10 है, ये इक्वल है 11/10 की। यहाँ से आपको x की वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 60x प्लस 100 और बराबर में हो जाएगा ये 55x प्लस 110। तो यहाँ से वेरिएबल है जैसे कि 5x हो गया बराबर 10, x बराबर हो गया 2, x की वैल्यू 2 आ गई। अब आप इजीली निकाल सकते हो वर्तमान में सागर की आयु। वर्तमान में सागर देखिए यहाँ पर 5x प्लस 6 है, x के स्थान पे 2 रखिए तो 5 दूनी 10 प्लस 6 16 वर्ष। सागर की आयु वर्तमान में 16 वर्ष। अगला सवाल देखिए
कि किसी इलेक्ट्रिक हीटर के द्वारा स्रोत से 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर यहाँ पर 127.5 वोल्ट हो जाता है तब हीटर के द्वारा प्राप्त विद्युत धारा कितनी होगी। तो प्रथम केस की बात करें तो स्रोत से आई करंट कितना है 4 एम्पीयर है और वोल्ट वी बराबर कितना है 60, विभवांतर 60 है। और ज्ञात क्या करना आपको, यदि विभवांतर V2 यहाँ पर बढ़ा के 127.5 कर दें उस केस में I कितनी होगी। यहाँ पर तो I दे रखी है, V दे रखा है। सेकेंड केस में I कितनी होगी तो मैं क्या करता हूँ, तो IV ये क्या होता है, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR होता है। देखिए इलेक्ट्रिक हीटर है, उसी हीटर की बात हो रही है, यानी उस हीटर का जो प्रतिरोध है वो इक्वल रहेगा दोनों केस में। तो यहाँ से प्रतिरोध आप फाइंड आउट कर सकते हो और उसी प्रतिरोध को इसमें अप्लाई कीजिए, आपको वैल्यू पता चल जाएगी सेकंड केस में करंट क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रतिरोध ज्ञात करता हूँ। R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आई, V 60 है, I 4 है, तो R यहाँ से कितना हो गया 15 प्रतिरोध है जो मात्रक ओम होता है। तो R यहाँ पर 15 ओम हो गया। आपको ज्ञात करना है सेकेंड केस की। तो सेकेंड केस में आपको विद्युत धारा निकालनी है। I बराबर क्या है, V अपॉन R तो है। सेकेंड केस में V दे रखा है 127.5, R यहाँ से आ गया क्योंकि ये इलेक्ट्रिक हीटर का प्रतिरोध तो समान रहेगा उसी वायर का, बटा 15 कर दिया। तो 127.5 भाग 15 करेंगे तो 8.5 एम्पीयर आ जाएगी करंट, ऑप्शन 3। अगला सवाल, रचना ने 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 40,000 उधार लिए। ओके, ठीक 1 वर्ष बाद है उसने अपने मित्र को उसी दिन ये धनराशि उसी ब्याज दर यानी 10% की दर से वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पर दे दी और तीसरे वर्ष के अंत में उसका लाभ कितना होगा या फिर हानि कितनी होगी, किसकी, रचना की कितनी होगी, क्योंकि वापस भी देनी है उनको। तो रचना में यहाँ पर सबसे पहले कितना सिंपल इंटरेस्ट पे करना है, जिनसे इन्होंने उधार ली है उनको कितना ब्याज देना होगा वो देखिए। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन कितना है 40,000 गुणा दर कितनी है 10%, समय कितना है, समय के लिए देखिए इन्होंने ये जो राशि ली है वापस दे रही है तीसरे वर्ष के अंत में, यानी 3 वर्ष लगा दिए इन्होंने, बटा 100। तो यहाँ से इनकी राशि कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12,000। तो 12,000 इनको ब्याज के रूप में देने होंगे। कितने रुपए, 12,000। टोटल कितने देने होंगे, 40 और 12 52,000 रुपये मिश्र धन हो गया। अब देखिए सेकंड केस की बात करूं तो ये क्या करती है, 1 वर्ष बाद देती है किसी अन्य को कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से 10% की रेट से देती है, यानी अन्य को देगी वो कितने वर्ष के लिए देगी, 2 वर्ष देगी। 1 वर्ष बाद दे रही है और तीसरे वर्ष के अंत में वो लौटा रही है, वापस उनसे ले रही है। तो कितने वर्ष, 2 वर्ष के लिए इन्होंने दी है कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से। तो कितनी कंपाउंड इंटरेस्ट CI कितना हो गया, वही 10% की रेट है 2 वर्ष के लिए, 10% यानी 1/10। तो मैं क्या करता हूँ, ये हो गई 1 10 10 100, यानी मानता हूँ कि 100 रुपये की राशि है। प्रथम वर्ष ब्याज हो जाएगा 10, दूसरे वर्ष भी 10। अब दूसरे वर्ष ब्याज पर ब्याज लगेगा, इस 10 का 10% 1 हो गया, तो ब्याज कितना लगा ओवरऑल 21 रुपये। 21 रुपये कितने पे लगा है, जब मूलधन 100 रुपये था। अब 100 रुपये नहीं है मूलधन, मूलधन है 40,000। तो 100 किसके इक्वल मान रहे हैं अपन, 40,000 के इक्वल मान रहे हैं। तो 1 की वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगी, 400 के इक्वल। यहाँ पर ब्याज कितना हो रहा है 21 का, एक्चुअल में ब्याज कितना होना चाहिए 21 गुणा 400। 21 गुणा 400 करेंगे तो ब्याज हो जाएगा 8,400 का। यानी जो मिश्रधन है आप ऐसे कर सकते हो या फिर जो डायरेक्टली फॉर्मूला है उसकी सहायता से कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, दो मिश्रधन का A बराबर P गुणा 1 + R बाई 100 की पावर जो T है। तो P मूलधन है, R 10% है, 2 काट करके उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है तो मैंने डायरेक्टली कर दिया 8,400 रुपये। डायरेक्टली में है कुछ नहीं, एज ए परसेंटेज के रूप में 10% यानी 1/10 है, तो 1 10 10 100 कर दिया। और यहाँ पर ये वाला क्या है, ब्याज ही तो है, ब्याज यहाँ पर 21 रुपये हो रहा है। अब 21 की वैल्यू डिपेंड करती है मूलधन पे। मूलधन सवाल में 40,000 दे रखा है तो अपन ने 100 माना था, 100 मैंने 40,000 के इक्वल, 1 की वैल्यू यहाँ पर 400 के इक्वल आ गई, तो 21 की वैल्यू 8,400 रुपये ब्याज। यहाँ पर ब्याज कितना हो रहा है 12,000 और उनको वापस मिल रहा है 8,400 का। तो कितने का लॉस हुआ, चुकाने कितने 12,000 और मिले कितने 8,400। तो 8,400 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो गया 2 और 16, तो ये 3,600 इनको लॉस हुआ है।
नेक्स्ट यहाँ पे एक सिंपल इंटरेस्ट का फिर सवाल आया है कि कितनी धनराशि पर, तो मूलधन ज्ञात करना है, प्रिंसिपल कितना है और परसेंटेज दर दे रखी है। वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष 6 महीने ब्याज हो रहा है SI 18,480 रुपये। वर्ष कितने हैं? 3.5 वर्ष। 3.5 वर्ष को मैं कह सकता हूँ 7/2 वर्ष है, तो ये 7/2 हो गया। तो ये मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट जो दे रखा है, यहाँ से मूलधन निकाल दीजिए, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल यहाँ पर हो जाएगा 18,480, ये हो जाएगा आपके गुणा 200/7 और 5 35 हो गया। तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो 1,05,600 रुपये मूलधन। अगला सवाल देखिए, यदि आंकड़ों के प्रश्नों का बहुलक 15, माध्य 6 तो माध्य का बहुलक क्या होता है? जो डिजिट सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है वो कौन सी है? मध्य यानी औसत एवरेज क्या है? मध्य का बीच वाली, यदि जो भी डिजिट है अंक हैं उनको बढ़ते क्रम में आरोही क्रम में रखें तो बीच में कौन सा अंक आएगा, संख्या आएगी, वो आपकी माध्य का हो जाएगी। तो इनके मध्य रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो रिलेशन क्या होता है? बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का -2 गुणा मध्य। बहुलक बराबर 3m - 2m, 3 गुणा मध्य का -2 गुणा मध्य। अब बहुलक यहाँ पर 15 दे रखा है, 3 गुणा मध्य का तो पता ही नहीं है, -2 गुणा मध्य। अब 2 गुणा मध्य कितना? 6 है, इन 2 गुणा 6 12 हो गया। यहाँ से आप मध्य का निकाल दीजिए, बहुलक बराबर है। ओके, तो मध्य का कितनी हो जाएगी? 15 + 12/3 बराबर में m हो गया। तो 15 + 12 ये आपके 27/3, m बराबर कितना हो गया? 27/3 यानी 9। अगला सवाल है कि 11 विशिष्ट प्रेक्षणों के एक समुच्चय की माध्य का 12.5 है। यदि समुच्चय के अंतिम 5 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 11 जोड़ दिया जाता है तब नए समुच्चय की माध्य का ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसको समझना इस सवाल में बिल्कुल इजी, देखते ही बनना चाहिए, आंसर सेम रहेगा। कारण क्या है? जो भी 11 विशिष्ट प्रेक्षण यानी जो संख्याएं हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूँ 11 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये संख्याओं की माध्य का निकालनी तो आपको बढ़ते क्रम में रखना होगा। तो मैंने यहाँ पर बढ़ते क्रम में ऑलरेडी रखा है। यदि समुच्चय ये मैंने ऐसे मानना है, ऐसे प्रेक्षण अलग अलग हो सकते हैं। माध्य का 12.5 है, तो बीच में जो माध्य का निकल रही है, देखिए 11 विशिष्ट प्रेक्षण है तो माध्य का कौन सी होगी? बीच में छठा डिजिट होगा 11 + 1/2 12/2 यानी 6, तो छठा डिजिट यानी ये आपके ये हो जाएगी क्या? माध्य का। अब देखिए सवाल क्या बोल रहा है, यदि समुच्चय के अंतिम 5 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 11 जोड़ा जाए। अब मैं इसमें 11 जोड़ूंगा, इसमें भी 11 जोड़ूंगा, अंतिम 5 यही हुए 3 और 2, इसमें मैं यदि 11 जोड़ूंगा, क्या माध्यिका में अंतर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बीच में तो यही आएगी। इसमें 11 जोड़ दिया तो ये बढ़ गई संख्या, इससे ज़्यादा ये हो जाएगी, इससे ज़्यादा ये, इससे तो क्रम तो वही सेम आरोही क्रम बढ़ता है वो क्रम रहेगा, बीच में यही संख्या आएगी। ये कह दे सवाल कि आपको घटाना है भाई प्रेक्षणों में, या फिर ऐसे कह दें कि प्रथम अंक हैं, प्रथम 5 प्रेक्षणों में आप 11 जोड़ेंगे तो प्रथम में 11 जोड़ेंगे तो हो सकता है मैंने एक के साथ 11 जोड़ा तो ये 12 हो गई, और यहाँ पर अंतिम में नहीं जोड़े तो 7 हो गई, तो ये क्रम बदल जाएगा, फिर माध्य का चेंज हो सकती है। अंतिम 5 में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि माध्य का 6 आपकी इंटैक्ट है, और इसके बाद जो भी अंक आ रहे हैं उसमें आप सेम संख्या जोड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं आप अलग अलग जोड़ रहे हो तो फिर वहाँ पर आपका क्रम गड़बड़ा जाएगा। माध्यिका में क्रम जरूरी, आरोही क्रम बढ़ता है वो क्रम रहना चाहिए उसमें। तो प्रत्येक में 11 जोड़ेंगे तो कोई फर्क, जैसे कि यहाँ पर कितना है 7 और 11 जोड़ा, 8 और 11 जोड़ा, तो 7 + 11 से 8 + 11 बड़ा है, और 9 + 11 भी उससे बड़ा है, तो ये अंतर सेम रहेगा। अंतिम 5 में ऐड कर रहे हैं सेम संख्या, तो कोई चेंज नहीं आएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। लॉजिक समझिए सवाल का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पर, राहिल के पास यात्रा की शुरुआत में वाहन के टैंक में 15/5/8 पेट्रोल था। यात्रा के अंत में 3/1/8 पेट्रोल फ्यूल टैंक में बचा था। यात्रा के दौरान पेट्रोल की आरंभिक मात्रा का कितना भाग उपयोग किया गया है? बिल्कुल इजी सवाल है, आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी है। तो 15/5/8 को मैं एक उचित भिन्न में बदल दूँ, साधारण भिन्न में, तो 15 और 8 का गुणा कीजिए, 5 ऐड कीजिए तो 120/25, 125/8 हो गया। शुरुआत में उनके पास फ्यूल इतना था जो भी लीटर वगैरह, और सेकंड केस में 8 और 3 24 1 25, सेकंड केस में उनके पास रहा 25/8। तो कितना उपभोग किया?
इतना शेष रहा है, तो जो भी माइनस कर दीजिए 125/8 माइनस 25/8। तो 125 माइनस 25 करेंगे तो 100/125, ओके, तो 100/8। तो ये फ्यूल क्या हो गया, इनका उपभोग हो गया 100/8, यहाँ पर कह सकता हूँ मैं इसको 25/2। 25 फ्यूल है, ये इनका यूज हुआ है। सवाल क्या पूछा है कि यात्रा के दौरान पेट्रोल की आरंभिक कितनी थी 125/8, मात्रा का कितना भाग उपयोग हुआ है, इस मात्रा का 125/8 का उपभोग कितना हुआ है 100/8। तो मैं कहूँगा मात्रा का 100/8 उपभोग हुआ है, तो 100/8 है, ये आपको भाग देना है प्रारंभिक मात्रा का, जो इतना उपयोग हुआ है प्रारंभिक मात्रा 125/8। तो मैं भाग दूंगा तो उल्टा कर दूंगा 8/125, 8 से 8 गया, 100/125 से भाग दिया 25 से 4, भाग दिया 25 से 5, तो 4/5 यहाँ पर उपभोग किया गया है। भाग का पूछा है तो भाग हो जाएगा 4/5। अगला सवाल देखिएगा, ए और बी एक साथ किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी एक साथ इसे 43.75 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए 52.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आप एलसीएम से कीजिए, थोड़ी कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना होगा। ए और बी एक साथ 35 दिन में कर सकते हैं, बी और सी एक साथ 43.75 दिन में, सी और ए एक साथ 52.5 दिन में कर सकते हैं। तो एलसीएम लेना होगा, तो इस केस में आपको एलसीएम कैसे लेना है, तो डायरेक्टली आपको अप्रोच इस प्रकार लगानी। सबसे बड़ी संख्या लिखिएगा आप 52.5 है, तो मैं क्या करता हूँ इसको दोगुना करता हूँ, फिर देखता हूँ क्या दोगुना करने पर इन दोनों का भाग जाता है पूरा का पूरा। जैसे कि मैंने 52.5 को दोगुना किया तो कितना आ गया, आप कहेंगे 100, ये 105 आ गया, 52.5 है ना, तो इसको मैंने दोगुना किया 105 आ गया। अब 105 में क्या इन बाकी का भाग जा रहा है, तो मैंने कहा भाई 52.5 का तो जाएगा, इसको तो आपने दोगुना किया है, और यहाँ पर 35 का भी जाएगा। ओके, 35 का यदि मैं 105 में भाग दूं तो कितनी बार चला जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा। 52.5 का 2 बार चला गया। अब बची हुई संख्या बीच वाली है 43.75 का, 43.75 का मैं 105 में भाग दूंगा, तो आप भाग दीजिए 105 में 43.75 का। जब भी ऐसे सवाल आए भाग चला जाता है, पॉइंट में तो रह जाएगा इसमें भी, तो ये आपके जाएगा 2 बार, तो 43.75 का मैं 2 बार करूँ तो 87.5 आ जाएगा। तो जब इसमें से 105 में माइनस करेंगे तो ये 17.5 आ गया। अब भाग नहीं जाएगा, पॉइंट किया मैंने तो ये हो गया वापस, आपके पॉइंट किया ना तो यहाँ पर 175 हो गया वापस। अब 43.75 का मैं वापस करूँगा इसका 2 गुना, तो ये 2 बार नहीं 4 बार पूरा का पूरा चला जाएगा। 43.75 175 आ जाएगा 4 बार, तो 2.4 बार, तो ये भी एक तरीके से चला गया भाग। अब बिल्कुल आप इजी से कर सकते हो आगे वाला स्टेप। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो सी अकेले की बात हो रही, तो मैं क्या करता हूँ इन तीनों को ऐड करता हूँ, आपको ए प्लस बी प्लस सी का मिल जाएगा, फिर उसमें से ए बी का माइनस कर दीजिए, आपको सी की पता चल जाएगी। टोटल काम है कितना 105 यूनिट है, तो इनको मैं ऐड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 ए हो रहे हैं, 2 बी 2 सी, आप कहेंगे 2 गुणा ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर काम कितना करते हैं, तो 3 यूनिट 5 यूनिट, 3 और 2 5 और 2 7.4, तो तीनों मिलकर 7.4 यूनिट करते हैं। 2 गुणा 3, 2 को हटा दूं तो तीनों मिलकर कितने करते हैं भाई, जब 2 गुणा करते हैं तो 7.4 हैं, 2 गुणा कम कर दूंगा तो आधा हो जाएगा, 7.4 का आधा कर दिया, तो 7.4 का आधा करेंगे तो ये दोनों तीनों ए प्लस बी प्लस सी कितना करेंगे, 3.7 यूनिट काम करेंगे। अब a प्लस बी प्लस सी 3.7 यूनिट करते हैं, आपको चाहिए केवल c का, तो मैं क्या करता हूँ a b को हटा देता हूँ, तो a b कितना करते हैं, a b करते हैं 3 यूनिट, a प्लस बी प्लस सी तीनों 3.7 है, इसमें से a b 3 कम कर देता हूँ तो c का आ जाएगा 0.7 यूनिट। अब 0.7 यूनिट करता है c एक दिन का काम, टोटल काम 105 यूनिट है, पूरा करने में कितना दिन लगेगा, 105/0.7 करेंगे, तो पॉइंट हटाने के लिए मैं ऊपर नीचे 10 से गुणा करता हूं, तो ये हो जाएगा 105 गुणा 10/7 है, तो कितना हो जाएगा आपके 7 का 105 में 15 बार, फिर 10 गुणा, तो 150 दिन लगने वाले सी को। देखिए कुछ सवाल हैं बीच में मैं स्किप कर रहा हूं, वो वाले जो बोर्ड मास के नियम से इजीली हो जाते हैं, आप कर सकते हो। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रेय सीमा लगभग कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से
20,000 हर्ट्ज के बीच में बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है? अब एक दिन में घंटे कितने थे ये तो सभी को पता ही है, 24 घंटे होते हैं। अब 6/24 का कितना है? 6/24 गुणा 100 करेंगे तो यहाँ से आपका इजीली हो जाएगा 25%। अगला सवाल देखिए, पाई आरेख है, ये कर्नाटक में एक प्रकाशन संस्था के व्यय को दर्शाता है। बाइडिंग के व्यय से संबंधित क्षेत्र का केंद्र पर बनने वाला कोण। देखिए ये क्या है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ कोण कितना हो जाएगा? 360 डिग्री का। चारों तरफ कितने परसेंटेज है? आप कहेंगे 100%। तो 100% में कोण बन रहा है 360 डिग्री का। बाइडिंग का कोण आपको पूछा है, बाइडिंग में कितने हैं? 20% है। तो 1% पर कोण कितना बन जाएगा? आप कहेंगे 360/100। 20% के लिए मैं 20 से गुणा कर दूंगा तो ये 5 हो जाएगा। तो 360/5 करेंगे तो ये आपके लेट से 72 हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन 2 करेक्ट है। एक सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए जी का मान कैपिटल जी है, ये जो आपके एक सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो जाएगा। इसका मान आपको पता है फिक्स रहता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये फिक्स रहता है इनकी वैल्यू। तो इसका मान चंद्रमा पे जाओ, पृथ्वी पे जाए, किसी भी प्लानेट पे चले जाओ, मान फिक्स रहेगा। बिल्कुल ए वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको असत्य वाला पूछा है, 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 kg के 2 द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल इतना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला F बराबर कैपिटल जी m1 गुणा m2/r² है। तो कैपिटल जी की वैल्यू ये हो गई, इसके साथ गुणा कीजिए m1 m2 का। 2 kg वाले 2 द्रव्यमान है, 4 से गुणा करेंगे तो 6.67 का मैं 4 से गुणा करूंगा तो 6. इसका 6.67 गुणा 4 करेंगे तो 26.868 हो जाएगा। ओके, और गुणा 10⁻⁻11 तो रहेगा ही, बट्टा में क्या रहेगा? आर का स्क्वायर है, नहीं बट्टा में रह जाएगा आपके पूछे केंद्र के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल है और r² है, नहीं दूरी के बीच का स्क्वायर करना है ना, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा तो बट्टा में कुछ रहेगा नहीं। ये वाला करेक्ट दे रखा स्टेटमेंट। बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बिल्कुल फॉर्मूले में आप देख रहे हो। ये गुरुत्वाकर्षण बल है, दो पिंड वस्तु हैं, इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल है, उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर दोगुना हो जाता है। अब देखिए बोल रहा बीच की दूरी को आधा करेंगे, यहाँ पर लेट्स से मैंने पहले दूरी 1 थी, मैंने इसको आधा कर दिया, 1/2 कर दिया। तो आधा करूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा ना मैं, फिर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अब 1/4 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या वापस हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। आधा करने पर दोगुना नहीं हो जाएगा, 4 गुना हो जाता है। ध्यान में रखना, गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा करेंगे तो स्क्वायर होगा, तो वापस 4 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो वही सेम आपके 4 गुना हो गया, न कि 2 गुना। तो ये वाला स्टेटमेंट है ना, ये रॉन्ग दे रखा है, केवल डी ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन से व्यंजक 3⁻34 + 3⁻35 का वर्गमूल निरूपित करता है? तो इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना है। 3⁻34 + 3⁻35, इसको मैं थोड़ा साधारण करूँ तो क्या करूँ? 3⁻34 कॉमन ले सकता हूँ। 3⁻35 का मतलब क्या हुआ? 3⁻34 गुणा 3 ही तो हुआ, तो 3⁻34 इसमें कॉमन है, तो 3⁻34 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या रहेगा? 1 रहेगा, प्लस यहाँ पर क्या रहेगा? ये तो चला गया, 3 रहेगा। तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 3⁻34 गुणा 1 + 3 4। अब इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट क्या होता है? घात 1/2 होती है, तो आधी हो जाएगी। ये 3⁻34 है तो ये 3⁻17 हो जाएगी। 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 गुणा 3⁻17 ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, बहुत बार ये सवाल मैं बता चुका हूँ। लंबवत ऊपर की ओर फेंक गई एक गेंद जमीन पर 13.5 सेकंड में लौट आती है। जैसे कि यहाँ से आपने किसी गेंद को फेंका, इनिशियल वेलोसिटी u से आपने इसको थ्रो किया है, तो ये वापस इस प्रकार लौट आएगी। एक अंतिम वेग यहाँ पर जाएगी गेंद, तो यहाँ पर वेग क्या हो जाएगा? आप कह सकते हो ये 0, क्योंकि 0 होगा तभी वापस नीचे आएगी। तो ये पूरा काम होने में ऊपर गई, ज़मीन पर वापस आई, तो 13.5 सेकेंड का समय लग गया गेंद को। तो ऊपर जाने में इसकी आधी यहाँ पर गई, वापस आई, टोटल डिस्टेंस हो गई, दूरी हो गई। आधी दूरी के लिए आधा समय लग जाएगा, 13.5/2 करेंगे तो ये समय आपको लग जाएगा 6.75 सेकेंड का। तो यहाँ पर जाने में 6.75 सेकेंड का लगा है, तो किस वेग से ऊपर फेंका गया? आधा क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर इसका अंतिम वेग 0 हो रहा है। तो गति का प्रथम समीकरण बोलता है v = u + gt होता है। यहाँ से आपको पता है g आपके पास 9.8 है, जैसे कि यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड मान लीजिए। t आपके पास है
तो V और U उनमें से एक आपके पास वैल्यू होना चाहिए। V तो आपको पता है कि यहाँ पर 0 हो गई, सो इनिशियल वेलोसिटी किस वेग से फेंका गया वो निकल के आ जाएगी आपकी। तो V बराबर 0, इसलिए यहाँ पर आपने समय आधा किया है इस केस के कारण, क्योंकि यहाँ पर अंतिम वेग आपको मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 0 बराबर U ज्ञात करना है। देखिए ऊपर फेंका है, गुरुत्वाकर्षण बल की विरुद्ध फेंका है, माइनस ले लीजिए G 10, T यहाँ पर आपका आधा 6.75 हो गया। अब यहाँ से U बराबर क्या होगा 67.5 मीटर पर ज्ञात क्या करना है, किस वेग से ऊपर फेंका गया, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती ट्रेन ए एक प्लेटफॉर्म को 80 सेकंड में पार करती है। वही ट्रेन विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते एक व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए शुरुआत में प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दे रखी है और ट्रेन की गति है यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में। सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, ऑप्शन में आपकी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो किससे गुणा करूँगा, 5/18 से करूँगा, तो ये आपके 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। किसकी गति, ट्रेन की स्पीड जो दे रखी है। और यहाँ पर व्यक्ति की स्पीड आप कर दीजिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं गुणा 5/18 करूँगा, तो ये 5 मीटर पर सेकंड हो गई। पहला काम हो गया। अब सेकंड केस की बात करूँ मैं, तो एक प्लेटफॉर्म को जैसे कि मान लेते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई मैंने y मान ली और ट्रेन की लंबाई मैंने x मान ली। ओके, तो y प्लस x ये क्या होगी, दोनों की दूरी हो गई। ट्रेन जो क्रॉस कर रही है वो कितना क्रॉस करेगी, एक तो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय कितना हो गया आपकी 80 सेकेंड। ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड चाल क्या है ट्रेन की, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ से आप कह सकते हो x प्लस वाई है वो आपके आ जाएगा 800। x प्लस वाई यानी जो डिस्टेंस है टोटल 800 मीटर किसकी है, ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की। यहाँ पर ट्रेन की लंबाई नहीं दे रखी है, जो कि आपके निकल के यहाँ से आएगी ट्रेन की लंबाई सेकंड केस में, क्योंकि व्यक्ति की स्पीड जो विपरीत दिशा में आ रहा है, तो मैंने देखिए यहाँ पर विपरीत दिशा में व्यक्ति आ रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर कह सकता हूँ 5 मीटर पर सेकंड की ट्रेन जा रही है, व्यक्ति आ रहा है। तो जब दोनों आपस में विपरीत दिशा में हो तो इनकी स्पीड जुड़ जाती है, क्योंकि जल्दी क्रॉस करेंगे, स्पीड ज़्यादा होगी, आमने सामने से आ रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाएगी। तो एक की स्पीड 10 है, दूसरे की 5 है, तो इसकी जो सापेक्ष गति है वो हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। अब 15 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ से ट्रेन की लंबाई में निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ कि दूरी ट्रेन की लंबाई जो कि अपन ने x मानी थी वो कितनी आ जाएगी, तो x बटा समय कितना ले रही है व्यक्ति को क्रॉस करने में 24 सेकेंड का, बराबर में क्या आ जाएगी, जो चाल है किसकी, दोनों की मिला के, क्योंकि दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं वो 15 है। तो x बराबर हो जाएगा आपके 24 गुणा 15। तो मैं 24 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 360। 360 क्या आ गई, यहाँ पर मेरे को ट्रेन की लंबाई मिल गई 360। तो प्लेटफॉर्म की क्या करूँगा, y बराबर 800 में से 360 माइनस करूँगा, तो ये आप माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ये 440 हो जाएगा 2 नंबर। अगला सवाल देखिए, रंजित और रोहन के बीच कुल 210 गेंदों किस प्रकार बांटा जाना है कि रंजित को रोहन से 56 गेंदें अधिक प्राप्त हो। विभाजन के बाद रंजित को प्राप्त होने वाली गेंदों की संख्या का रोहन को प्राप्त होने वाली गेंदों की संख्या से रेशियो क्या होगा। टोटल गेंद कितनी है, 210 है। इनको किस में बांटना है, तो रंजित और रोहन में बांटना है। तो मैं क्या करता हूँ, शुरुआत में मान लेता हूँ कि मैंने इनको आधी आधी गेंदें बांट दी। डायरेक्टली सवाल कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने रंजित को आधी कितनी हो जाएगी 105 दे दी, रोहन को भी 105 दे दी। सवाल क्या बोल रहा है, 105 नहीं देनी थी, आधा आधा आपको नहीं करना था। किस प्रकार बांटना था कि रंजित को रोहन से 56 गेंदें अधिक प्राप्त हो, रंजित भैया को रोहन से 56 अधिक प्राप्त हो। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि 56 का आधा कर देता हूं, तो 56 का आधा करेंगे तो आप कहेंगे 28। तो रोहन को यहाँ पर क्या है, गेंदें बराबर मिल रही है, ये होना क्या चाहिए, रंजित को ज़्यादा मिलनी चाहिए 56। तो मैंने 28 गेंदें रोहन को कहा कि तू रंजित को दे दे, तो रंजित को रोहन ने 28 गेंदें दे दी। अब जब 28 गेंदें दे दी तो क्या आप नहीं देख पा रहे हो यहाँ पर कि 28 गेंदें रोहन के पास कम हो गई और इनके पास बढ़ गई। तो ओवरऑल इनके पास कितनी गेंदें ज़्यादा हो गई, पहले जैसे कि 28 कम हुई तो 28 तो ये ज़्यादा हो गई, और 28 इनको जैसे कि मैं कह दूं कि रोहन ने 28 गेंदें फेंक दी, तो अब रंजित के पास
रोहन से पहले इक्वल थी, अब रंजित के पास रोहन से 28 गेंदें ज़्यादा हो जाए क्योंकि रोहन ने फेंक दी। अब वो ही 28 गेंदें फेंकी हुई मैं कहूँ रंजित ने ले ली, तो अब रंजित के पास कितनी, पहले 28 ज़्यादा थी, जैसे इन्होंने फेंकी और इन्होंने ली तो 28 और ज़्यादा हो गई, तो आप कहेंगे 56 गेंदें ऐसे ज़्यादा हो रही है। सवाल 56 गेंदें अधिक का बोल रहा है, तो 56 गेंदें ज़्यादा हुई तो कितनी हो गई रंजित के पास, 105 थी ना, 105 को मैंने दे दी 28, तो ये कहेंगे आप रंजित के पास 133 हो गई। तो रोहन के पास कितनी हो गई, रोहन ने 28 फेंक इनको दे दी, तो 105 माइनस 28 करेंगे तो ये 77 हो गई। तो इनका रेशियो तो पूछा है 133 और 77 का, तो मैं भाग देता हूँ 7 का, तो 7 एकम 7 और पीछे आपके ये हो जाएगा 9 बार 63, तो 19 रेशियो 77 में 11 बार, 19 और 11 का रेशियो हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। इस प्रकार आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आया तो x मान लीजिए, जैसे कि 210 गेंद हैं, मैंने कहा एक को मिल जाएगी x गेंद, दूसरे को x प्लस 56 मिल जाएगी। कारण क्या है कि रंजित को जितनी गेंदें, रंजित को रोहन से 56 ज़्यादा, जैसे कि ये रंजित को है, ये रोहन को, ओके, रोहन को x मिली तो रंजित को x से 56 ज़्यादा है। ये दोनों गेंदें बांटी हैं तो 210 के इक्वल हो जाएगी x प्लस 56, यानी 2x प्लस 56 बराबर कितनी हो जाएगी 210। यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा 210 माइनस 56, तो 210 माइनस आप 56 करेंगे तो 154 आ जाएगा। ओके, तो 2x बराबर 54 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 154। ओके, तो 154 है, x की वैल्यू के लिए भाग 2 करेंगे तो 77 आ गई। अब x की वैल्यू 77 हो गई, तो रोहन के पास 77 गेंद है, रंजित के पास कितनी है 77 प्लस 56 करेंगे तो वही 133 हो गई। अब ये 77 और 133 का रेशियो निकालेंगे तो 19 और 11 का हो जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। अगला सवाल देखिए, जो कैपिटल G है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इनकी वैल्यू है, ये तो लगभग सभी को 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11 है, सभी में दे रखी है, लेकिन जो मात्रक वो कैंडिडेट पता नहीं, याद नहीं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है, ये आपको ध्यान में रखना है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है तो इन्वर्स हो जाएगा -2, तो ये विशेषकर आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। 25% का क्या मतलब हुआ, 1/4 हुआ। अब ये बोल रहा है घट रही है कीमत, 1/4 का मतलब ये हुआ कि मूल कीमत यदि 4 है, अब कितनी रह जाएगी, 1 कम हो जाएगी। अब 1 कम होगी तो कितनी, 3 हो जाएगी। तो एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। 25% यानी 1/4 क्यों, 25 में 100 का भाग दीजिए, 25% यानी 25/100, या कह सकते 1/4। ये 25% यानी 100 का 4 का 1 वो कितना है 25% है, तो मूल 4 है, 25 कम हो गई, 1 कम हो गया, अब 3 हो गई कीमत। मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा, मूल कीमत को बनाए रखने का क्या मतलब है कि आपको कीमत तो वापस 4 रुपये करना है। अब 3 चल रही है तो मैं कितनी कीमत को बढ़ाऊंगा, आप कह रहे हो कि आपको मूल कीमत के बराबर लेके आना है। अब इसकी वैल्यू 3 है तो मैं कहूँगा 1 और बढ़ा दूँ, मैं 1 बढ़ा दूंगा तो वापस मूल कीमत हो जाएगी। तो कितना परसेंटेज में बढ़ाऊंगा, तो 1 बढ़ाऊंगा किस पर, 3 पर। अब 3 चल रही है ना, तो 1 मैं 3 पे बढ़ाऊंगा तो कितना परसेंटेज मैंने बढ़ाया, तो आप कहेंगे 100/3%। ऑप्शन 4 करेक्ट है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। बिल्कुल ईजी है, 25% 1/4 है, 4 थी तो 3 हो गई। अब वापस इसी के इक्वल लाना है तो 1 और बढ़ाना है, अब की कीमत का तो 1/3 गुणा 100 कर दूंगा मैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर बच्चों के एक समूह में वेन डायग्राम बनेगा यहाँ पर, क्योंकि 3 है वॉलीबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट खेलने वाले। तो 25 वॉलीबॉल, 20 बैडमिंटन, 10 क्रिकेट खेलते हैं, 5 सभी 3। तो 5 को सबसे पहले इस सवाल में क्या करना होता है, कॉमन वाले को लीजिए, जो तीनों कॉमन है उसको मैं ले लूँगा इसके अंदर, 5 ले लिया। अब दोनों का लेना, देखिए 6 इनमें से कम 2 खेल खेलते हैं। अब कम से कम 2 खेल कितने खेलते हैं, 6। अधिक तो कितने भी खेल सकते, 2 कम की बात हो रही है। कम से कम 6 इनमें से कम 2 का क्या मतलब हुआ कि 2 से कम खेल नहीं खेलेंगे ये 6 खिलाड़ी। 2 से अधिक तो कितने भी खेल सकते, 2 से अधिक लेट्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 है, 3 खेल है। अब 2 से अधिक 3 है, 5 जने 3 खेल खेलते हैं, 6 इनमें से कम 2, तो बचा हुआ 6 के लिए मैं क्या करूँगा, 1 ये कर दूंगा, जो 2 खेल खेलने वाले 1 बढ़ा दूंगा यहाँ पर। और आपको कोई डाटा नहीं दिया तो इसकी सहायता से आपको करना है, चाहे आप 1 यहाँ पर ले लो, 1 यहाँ पर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में
एक जो आपको पूछा वो योग का पूछा, कितने वास्तव में केवल एक खेल खेलते। अब देखिए यहाँ पर 25 लोग वॉलीबॉल, ये मैं कर देता हूँ वॉलीबॉल का, बैडमिंटन का और ये क्रिकेट का कर दिया। वॉलीबॉल कितने 25 खेलते हैं, तो मैं क्या हुआ यहाँ पर 5 लोग, वॉलीबॉल का ये तो सर्कल है, इसमें कितने आ गए अब तक, 5 आ गया, 1 आ गया, आपके 6 आ गया, 25 टोटल खेलते हैं, तो ये 19 यहाँ पर केवल वॉलीबॉल खेलने वाले। इसी प्रकार बैडमिंटन कितने खेलते, 20 खेलते, 5 आ गया, 6 आ गया, तो अब बैडमिंटन वाले कितने रह जाएंगे पीछे, 14। ये पूरा सर्किल बैडमिंटन का है जिसमें टोटल 20 आने चाहिए, तो 14 ये है, 5 और 1 6, तो 14 और 20 आ गए। अब सी की बात करूं तो क्रिकेट खेलने वाले 10 क्रिकेट खेलते हैं, 5 तो ये आ गए, पीछे आपके 5 और रह जाएंगे। आपको पूछा क्या है कि कितने वास्तव में केवल एक खेल खेलते हैं, वास्तव में एक वाले 19 हैं, 14 हैं, 5 है, तो 19 14 प्लस 5 आप कहेंगे 38 है। अब बहुत से कैंडिडेट कह सकते हैं कि मैं एक यहाँ पर लूँगा, यहाँ पर नहीं लूँगा, जो 6 होने चाहिए ना कम से कम 6 वाले, तो अधिकतर कितने ही हो सकते, 5 होगा एक, तो आप वही करेंगे, यहाँ पर डाटा जरूर चेंज हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, एक यदि आप यहाँ पे लोगे तो ये वही 14 रहेगा और ये 4 हो जाएगा, तो ये सेम 20 14 प्लस 4 38 हो जाएगा, तो डाटा तो वही रहने वाला है योग का, लेकिन इसमें अलग अलग हो जाएगा, बास्केटबॉल वॉलीबॉल और क्रिकेट के केस में योग में सेम रहेगा। अंतिम सवाल देखिएगा, फॉर्मूला बेस पे आपको ये सभी फॉर्मूले पता होने चाहिए इस सवाल के लिए कि a प्लस बी प्लस सी 9 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 29 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले जो आपको ज्ञात करना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। फॉर्मूला कहता है इसके इक्वल में क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी होगा, गुणा में क्या होगा, गुणा में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और क्या होगा, और माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। मैंने माइनस को कॉमन ले लिया इसलिए प्लस कर देता हूँ ये वाले बीच में। तो ये फॉर्मूला कहता है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू आपको दे रखी है, तो वैल्यू में आपको a प्लस बी प्लस सी दे रखी है, बिल्कुल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है, लेकिन यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू निकाल के लानी है। तो मैं क्या करता हूँ, ए प्लस, ये सवाल आपने बहुत बार देखा होगा इसी सेम कंसेप्ट से, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, क्या रह गया भाई बीच में, ये 2 गुणा होता है ना, 2ab 2bc प्लस 2c, 2 मैंने कॉमन ले लिया। ओके, तो यहाँ पर आपको a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का स्क्वायर अलग अलग दे रखा है जो कि 29 है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 9, इसका स्क्वायर करूँगा तो 81 हो जाएगा, प्लस ये तो आपको ज्ञात करना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, जो कि इसमें मैं रख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा आपकी 81 माइनस 29, तो 81 माइनस 29 ये 52 हो गया, और ये गुणा में है इस साइड आएगा तो बट्टा 2 हो जाएगा, तो 52 बट्टा 2 ये 26 हो गया। तो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई आपके 26, तो इसके स्थान पे मैं 26 रख दूंगा। अब आप रखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कितना 9 रख दिया, और यहाँ पर ये गुणा में रहेगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया आपके 29, और माइनस करना आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये 26। अब 9 गुणा 3 27, ऑप्शन 2 करेक्ट। तो आई होप आपको सभी सवाल है वो समझ में आ गए हैं। तो यहाँ पर पूछे गए टोटल जो 100 क्वेश्चंस हैं उसमें से मैथ्स के प्लस साइंस के जो न्यूमेरिकल है वो सारे कवर हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में शेयर भी कीजिए। इस सीरीज़ का हिस्सा बनना चाहते हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास के बेल आइकन को भी हिट कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।